लास्ट क्लास में हमने सैलरी चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम दो चीजें पढ़ चुके थे। पहला हमने पढ़ा था एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा था टैक्सेबिलिटी, जिसमें हमने लिखा था कि ड्यू और रिसिप्ट whichever each earlier। दो चीजें पढ़ी थी। इनमें किसी के को डाउट है तो पूछो, पहले यहां तक किसी के को डाउट है तो पूछो। वन वाला बताना, वन वाला बताया था कि देने वाला अगर एम्प्लॉयर हुआ और लेने वाला अगर एम्प्लॉई हुआ तो ही वो इनकम इस साइड में आएगी, वरना वो इनकम इस साइड में नहीं आएगी। दैट मीन्स आप किसी को सैलरी देते हैं या किसी को फीस देते हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि पैसा लेने वाला आपका एम्प्लॉय होना चाहिए, तब तो वो सैलरी है, अदरवाइज वो फीस है। मैंने इसके कई एग्जांपल भी कल आपको दिए थे कि जब हम एसी की सर्विस कराते हैं, जब हम ऑटो हायर करते हैं, ठीक है, तो हम उन लोगों को बॉस नहीं होते हैं, वो हमारे एम्प्लॉय नहीं होते हैं, इसलिए हम जो उनको पैसा देते हैं वो फीस होती है। और जब हम हमारे डोमेस्टिक सर्वेंट या ऑफिस स्टाफ को पैसा देते हैं तो वो हमारे सर्वेंट हैं, इसलिए उनको देने वाला पैसा उनके लिए सैलरी। गेट क्लियर? अच्छा, फिर हमने एक बात पढ़ी थी, एक बार ध्यान से समझना इस चीज को, कि हमारा प्रीवियस ईयर है 1 अप्रैल 2020 से लेकर, हमारा प्रीवियस ईयर है वही बता रहा हूँ मैं, 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 के अंदर हमारा प्रीवियस ईयर चलेगा। इस प्रीवियस ईयर के अंदर या तो आपकी सैलरी ड्यू हो जानी चाहिए, मतलब आपने काम कर लिया हो, या फिर आपको पैसा मिल जाना चाहिए। दोनों में से एक काम होना जरूरी है, तभी उस इनकम को हम इस साल टैक्सेबल करेंगे, वरना उस इनकम को हम इस साल टैक्सेबल नहीं करेंगे। ओके, हमने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी लिए थे। किसी के डाउट है इसमें कि ड्यू और रिसिप्ट में से एक काम होना जरूरी है इस साल, तो ही हम उस इनकम को टैक्सेबल करेंगे, वरना हम उस इनकम को टैक्सेबल नहीं करेंगे। बोलो, क्लियर है? अब एक बात ध्यान से समझना, आप में से कोई ऐसा है जिनके पेरेंट्स या वो खुद गवर्नमेंट सर्वेंट है या प्राइवेट है, प्राइवेट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं? यस, तब तक के फादर गवर्नमेंट में है। तो देखिए, इसमें एक कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ। जो प्राइवेट एम्प्लॉय होते हैं, जिनकी प्राइवेट जॉब होती है, उनकी सैलरी ड्यू होती है लास्ट डे, सैलरी ड्यू ऑन लास्ट डे। महीने के आखिरी दिन उनकी सैलरी ड्यू हो जाती है, मतलब महीने के आखिरी दिन ये मान लिया जाता है कि उन्होंने पैसा कमा लिया है। ओके, मैं आपको ये पॉइंट क्यों बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना आप एक बार। ये हमारा पूरा साल है, अप्रैल से लेके मार्च 21 तक। मुझे बताइए, अप्रैल वाले बंदे की, इस बंदे की सैलरी अप्रैल की कितनी तारीख को ड्यू हुई होगी? प्राइवेट जॉब वाले की अप्रैल महीने की सैलरी कितनी तारीख को ड्यू हुई होगी? 30 अप्रैल। और मई के महीने की, मई के महीने की 31 मई। बोलो, सही बोल रहा हूँ? अप्रैल की 30 अप्रैल को और मई की 31 मई को, एंड सिमिलरली आगे चलता रहेगा। क्लियर? तो मुझे बताइए, क्या इसकी 12 महीने की पूरी सैलरी अप्रैल से लेके मार्च तक की इसी पीरियड में ड्यू हो रही है?
क्या इसकी अप्रैल से लेके मार्च तक की सैलरी इसी पीरियड में ड्यू हो रही है? तो हम इसकी पूरी सैलरी इसी साल टैक्सेबल कर देंगे, चाहे वो हमें मिला हो और चाहे ना मिला हो, क्योंकि ड्यू तो हो गया ना, एक काम का होना जरूरी है, वो तो हो गया। अब चाहे ये पैसा मिला हो चाहे ना मिला हो, हम तो इसको टैक्सेबल कर देंगे। बताइए, क्या मेरी बात से आप सहमत हैं, एग्री करते हैं मेरी बात से? अब मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। इनकी सैलरी ड्यू होती है ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। इनकी सैलरी ड्यू कब होती है? अगले महीने की 1 तारीख को, अगले महीने की 1 तारीख को, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इनकम टैक्स तो एक ही भाषा समझता है, वो तो कहता है सब प्रीवियस ईयर का मतलब है 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021। बोलो, इनकम टैक्स तो इसी को समझता है। आपका अकाउंटिंग पीरियड क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं। अब मुझे बताइए, इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अप्रैल महीने की सैलरी ड्यू कब होगी? गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अप्रैल महीने की सैलरी ड्यू कब होगी? 1 मई को, वेरी गुड। मई की सैलरी ड्यू कब होगी? मई महीने की सैलरी ड्यू कब होगी? 1 जून को, एंड सो ऑन चलता रहेगा। जया, जया है क्लास में? अब सुनिए ध्यान से, ऐसे ही अगर चलता रहा तो आप मुझे बता सकते हैं कि इनकी मार्च 21 की सैलरी कितनी तारीख को ड्यू होगी? इनकी मार्च की सैलरी कितनी तारीख को ड्यू होगी? बोलिए, मार्च 21 की सैलरी ड्यू कब होगी? अक्षिता कह रहे हैं सर 1 अप्रैल 2021 को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। अब मुझे बताओ, क्या मैं मार्च की सैलरी को इस साल टैक्सेबल कर सकता हूँ, ये बताओ। अगर ये 1 अप्रैल 2021 को ड्यू हो रही है, तो जाहिर सी बात है रिसीव भी इसके बाद ही हुई होगी। क्या मैं इसको इस प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल कर सकता हूँ? क्या मैं इसको इस प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल कर सकता हूँ क्या? क्या ये प्रीवियस ईयर में ड्यू हो गई या फिर रिसिप्ट हो गई? क्या एक काम हुआ है? मार्च के रिगार्डिंग, मार्च की जो सैलरी है उसके रिगार्डिंग क्या हमारे प्रीवियस ईयर में ड्यू और रिसिप्ट में से कुछ हुआ है? अक्षिता कह रहे हैं नो। बाकी लोग? यस, हुआ है। क्या हुआ है सबसे बताओ, हमारे प्रीवियस ईयर में मार्च 21 की सैलरी ड्यू हुई है या रिसीव हुई है? तक कह रहे हैं यस और ड्यू हुआ है। तो अभी तो हमने लिखा कि ड्यू 21 में हुआ है, अभी तो आपने लिखवाया था कि ड्यू 1 अप्रैल 21 को हुआ है। क्या 1 अप्रैल 21 हमारे प्रीवियस ईयर का पार्ट है? बोलिए, क्या 1 अप्रैल 21 हमारे प्रीवियस ईयर का पार्ट है क्या? है? नवीन एंड सत्य एंड चंचल, क्या 1 अप्रैल 21 हमारे प्रीवियस ईयर का पार्ट है जिसका हम टैक्सेशन कर रहे हैं? कह रहे हैं नहीं है, चंचल कह रहे हैं। एक बार दोबारा देख लो चंचल, क्या 1 अप्रैल 21 हमारे प्रीवियस ईयर का पार्ट है? यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ है हमारा प्रीवियस ईयर ये है। क्या इसमें 1 अप्रैल 21 कवर होता है? चिराग, कहाँ पे है चिराग? रिप्लाई सभी करते रहे बेटा, ठीक है, नहीं होता। तो जब ये डेट इसमें कवर नहीं होती और आपकी सैलरी इस डेट पे ड्यू और रिसीव दोनों हो रही है,
तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये सैलरी हमारे इस प्रीवियस ईयर में ड्यू हो रही है? ये बताइए। अभी नवीन ने कहा और संकट ने कहा कि यस सर, प्रीवियस ईयर में सैलरी ड्यू हो रही है। हाउ? और बताइए कैसे? भाई जिसका आंसर गलत हो गया था वो आप क्लियर करें, तो आपके भी क्लियर होगा, मुझे भी क्लियर होगा। सर उसने काम तो करा है ना, बिल्कुल करा है काम, बट दैट डजेंट मैटर। काम करा, उसके बदले उसको हम पैसा दे रहे हैं, पर इनकम टैक्स हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता। इनकम टैक्स अलग अलग रूल थोड़ी बनाएगा। उसने रूल क्या बनाया, जो हमने कल समझा, कि ड्यू या रिसीव में से एक काम प्रीवियस ईयर में होना जरूरी है, तो ही हम टैक्स चार्ज करेंगे, वरना हम टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। बनाया था ना? बोलो। ये रूल बनाया था टैक्स लगाने के लिए कि ड्यू और रिसिप्ट में से एक काम हो जाना चाहिए, तो ही हम टैक्स चार्ज करेंगे, वरना हम टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। डजेंट मैटर कि उसने काम किया नहीं किया। अब मार्च की सैलरी अप्रैल में ड्यू हो रही है, फर्स्ट मार्च को नहीं हो रही है नवीन, अगले महीने की नेक्स्ट। देखो मैंने क्या लिखा है, ढंग से पढ़ो। ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो मार्च का नेक्स्ट मंथ कौन सा होगा? फर्स्ट मार्च होगा या अप्रैल होगा नवीन? मार्च महीने के लिए अगले महीने की एक तारीख कौन सी होगी? फर्स्ट मार्च होगी या फर्स्ट अप्रैल होगी? फर्स्ट अप्रैल होगी। तो इसका मतलब इस बंदे की मार्च की सैलरी फर्स्ट अप्रैल को ड्यू हुई और फर्स्ट अप्रैल के बाद ही रिसीव हुई। अब मैं दोबारा पूछता हूँ, क्या हम मार्च 2021 पे इस साल टैक्स चार्ज कर सकते हैं? क्या मार्च 21 पे हम इस साल टैक्स चार्ज कर सकते हैं? नो, वी कांट। हम नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते, क्योंकि ना वो ड्यू हो रहा है ना वो रिसीव हो रहा है। इसका मतलब हम फेब तक का ही टैक्स चार्ज करेंगे। अब आप कहेंगे सर 11 महीने हो गए, तो क्या 11 महीने पे टैक्स चार्ज करेंगे? ये तो 11 महीने हो रहे हैं, तो क्या हम 11 महीने पे टैक्स चार्ज करेंगे इस साल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में? बोलिए, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में हम 11 महीने पे टैक्स चार्ज करें अकॉर्डिंगली? बोलो भाई, हाँ ना, तो बोलो। सर एडवांस कर लेंगे एक महीने, नहीं बेटा एडवांस नहीं करेंगे। मैं आपको लॉजिक बताऊं। आपने मार्च 21 की बात कर ली, पिछले ईयर का मार्च। यस, वेरी गुड, वेरी गुड अक्षिता, वेरी गुड। हाँ जी, तो बहुत बढ़िया आंसर दिया अक्षिता ने, वेरी गुड। मुझे बताइए, मार्च 21 की 20 की बात करता हूँ मैं, ठीक है? मार्च 20, मार्च 20 की सैलरी ड्यू कब हुई होगी? मार्च 20 की सैलरी कितनी तारीख को ड्यू हुई होगी? मार्च 20 2020 की सैलरी कितनी तारीख को ड्यू हुई होगी? 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है? रिसीव भी इसके बाद ही हुई होगी, क्योंकि ड्यू होने के बाद ही रिसीव होती है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या हमने मार्च 20 पे पिछले साल टैक्स दिया होगा? क्या हमने मार्च 20 पे पिछले साल टैक्स दिया होगा? नहीं दिया होगा। जैसे हम इस साल मार्च पे टैक्स नहीं दे रहे, वैसे हमने पिछले साल मार्च पे भी टैक्स नहीं दिया होगा, क्योंकि वो पिछले साल ना तो ड्यू हुआ था ना रिसीव हुआ था। समझ गए? तो वो मार्च इस साल में आ जाएगा।
क्योंकि 1 अप्रैल को ड्यू हो रहा है, 1 अप्रैल को रिसीव हो रहा है, तो इस साल में ड्यू हो रहा है ना। बोलिए क्या इस साल में ड्यू नहीं हो रहा है ये? तो हम इसको इस साल टैक्सेबल कर दें, इसको हम इस साल टैक्सेबल कर दें। तो फाइनली सब कंक्लूजन निकालने के बाद, पूरा समझाने के बाद, अगर मैं आपसे कहूँ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मार्च 20 से लेके फेब 21 तक की सैलरी टैक्सेबल होगी, तो क्या सही होगा इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय? सारी बातें समझाने के बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में जो टैक्सेबिलिटी अराइज होगी वो मार्च टू फेब होगी, और प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में अप्रैल टू मार्च होगी, तो क्या आप एग्री हैं? देखिए, मैं आपको इसको डायरेक्टली भी रटवा सकता था, मैं आपको कह सकता था कि आप एक बात याद रखना, प्राइवेट वाले की कैलकुलेशन हम अप्रैल टू मार्च करेंगे और गवर्नमेंट वाले की कैलकुलेशन हम मार्च टू फेब करेंगे, ये मैं आपको रटवा सकता था। पर मैंने आपको इसका लॉजिक समझाया है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, लॉजिक समझोगे तो लंबे टाइम तक याद रहेगा हमेशा के लिए, और रटोगे तो सिर्फ कुछ दिन की कहानी। बोलो रटना है या समझना है? एक जने को समझना है बाकी सबको रटना है ना? अक्षिता को समझना है बाकी सबको रटना है। सबको भी समझना है, को भी समझना है। ये बात बहुत देर बाद समझ में आई तुम्हें कि समझना है हमें। चलो भाई, और then, अच्छा सीएमए बनने के बाद आप में से कोई ऐसा भी है जो जॉब नहीं करना चाहता, बिजनेस करना चाहता है? ऑप्शन मान लीजिए जॉब और बिजनेस, आप किस में जाना चाहेंगे सीएमए बनने के बाद? ऐसे बता दो, अपना अपना बता दो, जॉब और बिजनेस, जॉब और बिजनेस। नवीन बिजनेस बोल रहा है। को जॉब करनी है, अक्षिता को जॉब करनी है, अनिता को जॉब करनी है, चंदी को। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप जॉब ज्वाइन करेंगे, है ना, और कंपनी आपको कहती है कि भाई हम आपको 8 लाख रुपए का पैकेज दें, फर्स्ट जॉब फॉर एक्सपीरियंस आफ्टर बिजनेस। बेटा, अगर मैं एक क्लियर बात कहूँ तो इट्स नॉट पॉसिबल। अपने को लगता है कि पहले अपन जॉब कर लेंगे फिर हम बिजनेस कर लेंगे, बट इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। क्या होता है कि इनिशियली जब आपको पैसा मिलने लग जाता है, सपोज आपकी 8 लाख रुपए की जॉब लग गई, है ना, 1 साल आपने काम किया, आवाज़ धीरे आ रही है? आवाज़ ठीक है या धीरे आ रही है? वॉल्यूम इज, एम आई ऑडिएबल टू यू? अभी चेक करो, अब ठीक है। तो मैं ये कह रहा था बेटा, एक बार आपके पास जॉब में पैसा आने लग जाता है ना, तो फिर आपको बिजनेस के लिए जो हिम्मत चाहिए होती है ना कि भाई मैं बिजनेस करूंगा, वो मुश्किल हो जाता है। मुश्किल इसलिए हो जाता है कि अगर आप 8 लाख की जॉब कर रहे हैं और आप बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो आपको ये 8 लाख रुपए छोड़ने पड़ेंगे, आपको इनको सेक्रीफाइस करना होगा। आपको ये सोचना होगा कि अगले साल मुझे प्रॉफिट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, क्योंकि बिजनेस में रिस्क होती है, पर ये 8 लाख रुपए मुझे गंवाने पड़ेंगे। तो इन प्रैक्टिकल लाइफ जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैं अपना बता रहा हूँ कि जॉब में जाने के बाद बिजनेस में आना मुश्किल है। इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। अब मैं आपको दो चीजें पूछता हूँ,
आप सीएमए बन गए, आपके पास दो कंपनी के ऑफर लेटर आए। एक कंपनी कहती है हम आपको 8 लाख रुपए पर एनम देंगे, ठीक है, और जो इंक्रीमेंट करेंगे हर साल वो 2% करेंगे। हर साल आपकी जो सैलरी बढ़ाएंगे वो 2% बढ़ाएंगे। दूसरी कंपनी कहती है कि हम 7 लाख रुपए देंगे और जो इंक्रीमेंट देंगे हर साल वो 10% देंगे। तो बताइए आप कौन सी कंपनी में जाएंगे, ए में या बी में? पहली कंपनी बोल रही है हम आपको 8 लाख रुपए देंगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर 2% बढ़ा के देंगे। और दूसरी कंपनी बोल रही है कि पहले साल 7 लाख रुपए देंगे और 10% हर साल बढ़ा के देंगे। कौन सी कंपनी प्रेफर करेंगे आप? इंक्रीमेंट भी जरूरी है, ग्रोथ भी तो इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा लिखा हुआ रह सकता है, ये एक तरीका होता है पे स्केल का। दूसरा तरीका पे स्केल का क्या होता है वो बताता हूँ। ऐसा लिखा हुआ है 20,000, 1,000, 22,000, 2,000, 30,000। आप जब गवर्नमेंट वैकेंसी वगैरह देखोगे ना, कहीं पे ऐड आता है कि गवर्नमेंट वैकेंसी आने वाली है, तो वहां पे पे आउट इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। देखा है किसी ने? किसी ने नहीं देखा है ऐसा लिखा हुआ? ये मिलेगा जब आपको गवर्नमेंट वैकेंसी वगैरह आप देखोगे ना, वहाँ मिलेगा। इसका मतलब समझा देता हूँ आपको। देखिए ये जो फर्स्ट अमाउंट लिखा है ना, ये है आपकी स्टार्टिंग सैलरी पर मंथ। ये जो अमाउंट है ये है आपकी स्टार्टिंग सैलरी पर मंथ। इसका मतलब स्टार्टिंग में आपको क्या मिलेगा, 20,000 रुपये महीना मिलेगा। ओके, ये है आपका एनुअल इंक्रीमेंट। मतलब हर साल आपका कितना पैसा बढ़ेगा, 1,000 रुपये बढ़ेगा। और ये कब तक बढ़ता रहेगा, जब तक आपका अमाउंट कितना ना हो जाए, 22,000 रुपये पर मंथ। समझ गए? मतलब पहले साल कितना मिलेगा, 20,000 पर मंथ, फिर 1,000 बढ़ेगा, 21,000 पर मंथ, फिर अगले साल 1,000 बढ़ेगा तो 22,000 पर मंथ जाएगा। फिर ये जो आ जाएगा ना, उसके बाद आपका इंक्रीमेंट बढ़ना स्टार्ट कितना हो जाएगा, 2,000। जब तक कि आपका अमाउंट कितना ना हो जाए, 30,000 ना हो जाए। बोलिए ये बात समझ में आती है आपको? क्या ये पे स्केल समझ में आ गया आपको? तो मिस चंचल अपॉइंट किए गए 1/8/2017 को। मिस चंचल को अपॉइंट किया गया 1/8/2017 को इस पे स्केल के ऊपर। अब वो पे स्केल, ओके। अब आपसे बोला गया है कि प्रीवियस ईयर 2020-21 के लिए इनकी सैलरी बताओ। क्या आप बता सकते हैं? बोलिए, क्या आप बता सकते हैं? आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मिस चंचल को 1/8/2017 को इस पे स्केल पे अपॉइंट किया गया था और आपको प्रीवियस ईयर 2021 के लिए उनकी सैलरी बतानी है। क्या आप बता सकते हैं? यस और नो? क्या आप बता सकते हैं, यस और नो? बोलिए, फटाफट बोलिए, आवाज आ रही है ना आपको मेरी? हाँ, हेलो, ऑडियो आ रहा नहीं आ रहा? ऑडियो, चलिए। तो बता सकते हैं, नहीं बता सकते ये भी बता दो। ऑडियो की पूछो तो हाँ ना फटाफट बोल देता हूँ, क्वेश्चन पूछो तो जवाब नहीं आता।
कैसे, देखते हैं। 1/8/2017 को क्या चंचल को 20,000 रुपये पर मंथ मिल रहा था? 1/8/2017 को क्या चंचल को 20,000 रुपये पर मंथ मिल रहा था? बढ़ेगा कब पैसा? डेट ऑफ ज्वाइनिंग से बढ़ेगा, फाइनेंशियल ईयर से नहीं बढ़ेगा, ध्यान रखना। क्या 1/8/2018 को इनकी सैलरी बढ़ के 21,000 पर मंथ हो जाएगी? 1/8/2019 को 22,000 पर मंथ हो जाएगी? और 1/8/2020 को कितनी हो जाएगी बोलो? 1/8/2020 को इनकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 22,000। 22,000, 22 तो ऑलरेडी है। 2,000 बढ़ने लग गए ना। 1/8/2021 को इस डिटेल में किसी को प्रॉब्लम आई, कैसे हुआ तो बता सकता है? इसमें कोई डाउट है किसी को, ये डिटेल कैसे आई? थोड़ा और इजी करने के लिए क्या मैं ये लिख दूं कि कहाँ तक की सैलरी मिलेगी? क्या मैं ऐसा लिख दूं कि 31 जुलाई 2018 तक यही मिलता रहेगा 20,000? इससे थोड़ा और इजी हो जाएगा आपके लिए। बोलिए, क्लियर है? रिप्लाई कर दीजिए। क्या यहाँ तक क्लियर है आपके? अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक सेकंड ना। मिस चंचल अगर प्राइवेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो हम उनकी सैलरी निकाल रहे हैं, बताइए कहाँ से देखूँ? कौन सी डेट से देखना है ये बताओ? कौन सी डेट से देखना है? बोलिए, कौन सी डेट से देखना है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि प्राइवेट एम्प्लॉई के केस में हम अप्रैल से मार्च 21 देखेंगे, बताया था। तो बताइए अप्रैल में इनको कितना पैसा मिल रहा था? अप्रैल 20 में इनको कितना पैसा मिल रहा था? अप्रैल 20 में इनको कितना पैसा मिल रहा था? अप्रैल 20 में 22,000 रुपये मिल रहे। कितने महीने तक मिले होंगे 22,000 रुपये? कितने महीनों तक 22,000 मिले होंगे? अप्रैल मिला, मई, जुलाई, अगस्त में मिला था क्या? बोलिए, क्या अगस्त में 22 मिला?
4 महीने या 5 महीने? नहीं, तो 4 महीने तो इनको मिला 22,000 रुपये। फिर मिलना स्टार्ट हो गया कितना, 24,000 रुपये। और वो कितने महीने मिलेगा, 8 महीने, मार्च तक। बताइए, क्या सही है हमारा आंसर? क्या हमारा जवाब सही है? क्या ये बात समझ में आ गई आपको कि हमने प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में कैसे निकाला? पहले क्या मिल रहा है वो देखा, फिर हमें कौन सा पीरियड चाहिए वो देखा, और उसमें जो भी मिल रहा था वो निकाल दिया। ये हमें मिल रहा था, इस टाइम को हमें टैक्सेबल करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में अप्रैल टू मार्च होता है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में कहाँ से टैक्सेबल होता है? नहीं, आगे समझ में? अब बताइए इसकी कैलकुलेशन कहाँ से करूँ, मार्च से। मार्च में क्या मिल रहा था इसको, मार्च 20 में क्या मिल रहा था, 20,000। कितने महीने 20,000 मिलेंगे इसको, बोलिए। इनको 20,000 रुपये कितने महीने तक मिलेंगे, 22,000 को। 22,000 रुपये महीना कितने महीने तक मिलेगा, 5। 24,000 कितने महीने तक मिलेगा, 7। बोलिए, आगे बात समझ में? बड़ा आसान है। जैसे आप अपने ऊपर लेते हैं कि भाई मुझे सैलरी ये मिल रही तो क्या मिलेगी, तो आपको पहले ये स्केल बनाना है कि मुझे ये मिल रहा था, ठीक है। फिर आपको ये बनाना है कि मुझे कौन से पीरियड को टैक्सेबल करना है, और उस पीरियड में जो भी मिल रहा था वो निकाल लो। दैट्स ओके। एक फाइनल कमेंट कर दीजिए यहाँ तक, क्या पे स्केल तक बात समझ में आ गई आपके? क्या पे स्केल तक बात समझ में आ गई? मैं काफ़ी आराम से स्लो स्पीड में चल रहा हूँ। अब चलते हैं आगे। जब आप जॉब करेंगे तो आपको सैलरी मिलेगी। क्या सैलरी का मतलब सिर्फ सैलरी होता है और भी कुछ मिलता है? जब आप जॉब करते हैं तो सिर्फ सैलरी मिलती है या और भी कुछ मिलता है? जब आप जॉब करते हैं तो सिर्फ सैलरी मिलती है या और भी? बिल्कुल आएगा, डिफरेंस तो आएगा ही ना। डेफिनेटली डिफरेंस आएगा। 2,000 रुपये का डिफरेंस आ गया ना उसमें। जब पीरियड चेंज होगा तो डिफरेंस भी आएगा, गवर्नमेंट और प्राइवेट के केस। ठीक है। ये जब पीरियड चेंज होगा तो अगर उस पीरियड के दौरान सैलरी चेंज है तो डिफरेंस पक्का आएगा। तब सैलरी मिलती है। अक्षिता ने कहा सर बोनस भी मिलता है, और बताओ और क्या मिलता है, और क्या मिलता है जॉब में आपको? हाँ चल चल बोलो, कुछ बोल रहे हो आप? माइक ऑन करके बोल दो, अगर वैसे दिक्कत आए तो लिखो। पे अलाउंस बोल रहे हैं सर। बिल्कुल। सर ने कहा अलाउंस, मैंने अलाउंस लिख दिया है, और बोलो। और
और क्या मिलता है? चलिए मैं बता देता हूँ। क्या कमीशन मिलता है? क्या जॉब में कमीशन मिलता है? इंसेंटिव मिलता है? अलाउंसेज मिलते हैं? परक्विजिट्स मिलते हैं? परक्विजिट्स का मतलब होता है फैसिलिटी। बेसिक सैलरी मिलती है, जैसा अभी हमने पढ़ा था, पे स्केल के हिसाब से। पेंशन, हाँ पेंशन इसमें आती है बेटा, रिटायरमेंट बेनिफिट। बोनस मिलता है, जिसमें एनुअल बोनस या दिवाली बोनस हो सकता है। कमीशन, कमीशन दो तरीके का मिलता है, एक बात ध्यान रखना। एक होता है परसेंटेज ऑफ टर्नओवर और एक होता है फिक्स। परसेंटेज ऑफ टर्नओवर का मतलब आप जितना माल बेचोगे उसका सर्टेन परसेंटेज आपको कमीशन मिलता है। और फिक्स का मतलब कि हम आपको महीने का 2,000 रुपये का कमीशन देंगे, आप हमारे लिए काम करो। आप काम कम करोगे तो भी 2,000 मिलेंगे, ज़्यादा करोगे तो भी 2,000 मिलेंगे। बोलिए, क्लियर है ये बात यहाँ तक? कमीशन दो तरीके का मिलता है, एक टर्नओवर के बेस पे, मतलब जो ज़्यादा काम करेगा ज़्यादा मिलेगा, जो कम काम करेगा कम मिलेगा। और एक फिक्स मिलता है, जिसमें आपको फिक्स अमाउंट मिलेगा। जैसे मैं आपको कहूँ कि साहब आप मेरे एजेंट बन जाओ, मैं आपको 5,000 रुपये महीने के दे दूँगा, तो कमीशन 5,000 मिल रहा है। अब आप उसमें काम कम करो या ज़्यादा करो, मिलना 5,000 ही। इंसेंटिव क्या होते हैं? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, टू अचीव टारगेट्स, टारगेट को अचीव करने के लिए जो मिलता है उसको हम इंसेंटिव बोलते हैं। बोलिए, क्या ऐसा कह सकते हैं हम कि सेल बढ़ाने के लिए, इंकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए रिवॉर्ड दिए जाते हैं, जिसमें बोला जाता है कि आप टारगेट अचीव करिए। जैसे आपको कहा गया कि आप एक सेल्समैन हैं, आप 100 टेलीविज़न बेच दीजिए, 100 टीवी बेच दीजिए, हम आपको एक फॉरेन टूर दे देंगे। ऐसा बोलती है कंपनियाँ। तो उनको क्या बोला गया? इंसेंटिव। ये सारी चीज़ें आपके लिए टैक्सेबल है, चाहे आपको कैसे भी मिले। अब आता है मेन मुद्दा अलाउंस का, परक्विजिट का और रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट में क्या क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पेंशन, वीआरएस, ग्रेचुटी, रिट्रेंचमेंट, ऐसी कई चीज़ें इसमें आएगी। और अभी तो बहुत चीज़ें बाकी हैं। मैं पहले आपका फोकस लेना चाहूँगा इन दो बातों पे, अलाउंस और परक्विजिट से आप क्या समझते हैं? अलाउंस और परक्विजिट में क्या डिफरेंस है, पहले अपन इसकी बात करें। क्योंकि ये दोनों चीज़ें लगती एक जैसी है और ये आपको कंफ्यूज कर सकती है। देखिए, अलाउंस में मोनेटरी टर्म होता है। अलाउंस क्या होता है? मोनेटरी होता है। जबकि परक्विजिट क्या होता है? नॉन मोनेटरी होता है। फर्स्ट थिंग, ठीक है। अलाउंस फिक्स्ड होता है और ये अनलिमिटेड हो सकता है। कैसे? आपको मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, उससे सारी बातें आपकी समझ में आ जाएगी। आप सीएमए बन गए। सीएमए बनने के बाद जब आपके रिश्तेदारों को पता चला कि साहब आप सीएमए बन गए हैं, तो आपके पास मुंबई से मान लीजिए आपके किसी रिश्तेदार का फोन आता है कि बेटा तुम सीएमए बन गए हो और क्या करोगे अब? आपने कहा मामा जी मैं तो नौकरी ढूंढूंगा। तो मामा जी ने कहा बेटा एक काम करो, अपनी मुंबई में एक फैक्ट्री चलती है, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें फैक्ट्री में रख लेता हूँ। ऐसा आइडिया है? ऐसा आइडिया है? अच्छा या बुरा?
आप वहाँ पहुँच गए, ठीक है, अब ओके है तो आप वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ पहुँच के आपने सोचा कि भाई रिश्तेदारी का मामला है, पहले सारी बातें क्लियर हो जाए तो अच्छा है, वरना बाद में जाके डिस्प्यूट अराइज, ये पैसे देंगे हम बोलेंगे कम है, हम मांगेंगे ये बोलेंगे ज़्यादा है, तो प्रॉब्लम ना हो, पहली बात कर रहे हैं। आपने जाते ही पूछ लिया कि मामा जी बताओ सैलरी क्या दोगे। उन्होंने कहा बेटा 50,000 रुपये महीने के दूंगा। 50,000 रुपये महीने के दोगे, चलो ठीक है, चलेगा। अभी तो आप भी नहीं हो ना, तो आपको लगता है कि ठीक है 50,000 रुपये महीना तो ठीक है, चलेगा। फिर आपने पूछा कि मामा जी रहने का क्या सिस्टम है, मैं रहूंगा कहाँ, बोलो पूछोगे नहीं पूछोगे, क्या रीजनेबल बात है या नहीं है कि रहने का क्या सिस्टम है, मैं रहूंगा कहाँ पे। मामा जी के पास दो आंसर है इस बात के। पहला कि बेटा कंपनी का गेस्ट हाउस है, वहां पे रह जाना, ठीक है, तुम्हें कोई किराया या कुछ देने की जरूरत नहीं है, कंपनी के गेस्ट हाउस में तुम रह सकते हो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, हम तुम्हें महीने के 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, तुम चाहे धर्मशाला में रहो, तुम चाहे होटल में रहो, और तुम चाहे अपना घर खरीद के रहो, हमें कोई मतलब नहीं। क्या ये दोनों ऑप्शन दिए जा सकते हैं? एक आपको रहने के लिए घर दे दे, चाहे वो गेस्ट हाउस है या कुछ भी है, और एक बोले कि हम पैसे दे देंगे, हमें कोई मतलब नहीं है, तुम क्या कर सकते हो। तो अगर तुम्हें वो घर मिला है तो इसका मतलब तुम्हें क्या मिला है, समझिए। और अगर तुम्हें हाउस के लिए पैसा मिला है, जिसको हम अलाउंस बोलते हैं, वो क्या हो गया, अलाउंस हो गया। बोलिए क्लियर है पॉइंट। अगर रहने के लिए घर मिला तो परफिलियो, और घर के लिए पैसा मिला तो अलाउंस। चीजें दोनों एक ही है, पर तरीका अलग हो गया। फिर आपने कहा चलो रहने का तो सिस्टम समझ में आ गया, खाने का क्या सीन है, मेरे खाने का क्या इंतजाम है। फिर मामा जी दो ऑप्शन देते हैं कि या तो ऑफिस की कैंटीन में खा लेना, तुम्हें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, और या फिर हम तुम्हें 3,000 रुपये महीना एक्स्ट्रा देंगे, तुम्हें जो जचे जहाँ जचे वहाँ खाओ, हमें कोई मतलब नहीं। तो बताओ, पैसा दिया तो क्या हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, अलाउंस या पति। जब आपको कहा हम 3,000 देंगे, आपसे जो जचे वो करो, तो ये क्या है, अलाउंस है या पति, अलाउंस, ठीक है। और ये कहते हैं कि ऑफिस की कैंटीन में खा लेना, तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, तो क्या होता है। अगर कहते ऑफिस में खा लेना तो परफिट हो जाता, समझ गए। चलो खाने का इंतजाम भी हो गया। फिर आपने कहा कि अगर मैं ऑफिस, मामा जी मैं ऑफिस आऊंगा जाऊंगा कैसे, आने जाने का व्हीकल का क्या सीन है, आने जाने का तो सिस्टम चाहिए ना। उन्होंने कहा साहब हमारी गाड़ी आपको पिकअप करेगी और हमारी गाड़ी आपको ड्रॉप कर देगी। बोलो क्या है ये, हमारी गाड़ी आपको पिकअप करेगी और हमारी गाड़ी आपको ड्रॉप कर देगी, प्रतिदिन। या फिर ऐसा बोल दे कि हम कंपनी की तरफ से तुम्हें गाड़ी दे देंगे, हम कंपनी की तरफ से तुम्हें गाड़ी दे देंगे, पेट्रोल भी हम भरवाएंगे, तुमको ऑफिस आना जाना है। बोलो क्या है ये, हम तुम्हें ऑफिस की तरफ से गाड़ी दे देंगे, पेट्रोल भी हम भरवाएंगे, तुम्हें उसी से ऑफिस आना है जाना है। यही प्रॉब्लम है आप में, यही प्रॉब्लम है आप में कि आप कंसेप्ट नहीं समझते, आप रटते हो। भेड़ चाल मत चलो, रटो मत बेटा। ऐसा नहीं कि मैंने एक चीज पूछ ली तो वो अलाउंस है, हाँ परक्विजिट है, और दूसरी मैं पूछूंगा तो वो अलाउंस ही होगा। बोलो क्यों अलाउंस है ये, क्या इसमें आपको पैसा मिल रहा है, क्या इसमें आपको पैसा मिला, सत्यक एंड नवीन, क्या आपको इसमें पैसा मिला बेटा। गाड़ी कंपनी की, पेट्रोल कंपनी का, आपको ऑफिस आना जाना है, क्या आपको इसमें पैसा मिला। तो फिर आपने इसको अलाउंस कैसे कहा, सोचो एक बार, आपने इसको अलाउंस कैसे कहा। प्रॉब्लम ये है कि आपको लगा कि एक परक्विजिट बोला है तो दूसरा तो अलाउंस हो गया क्या तुम्हें। वैसे मत करो, कॉन्सेंट्रेट करो, तो ये भी परक्विजिट है। अच्छा अब आपको कहा जाए कि साहब हम आपको 1,500 रुपये महीना देंगे, आप पैदल आओ, आप ऑटो में आओ, आप बस में लटक के आओ, आप ट्रेन से आओ, हमें कोई मतलब नहीं। ये क्या है, ये अलाउंस है, पैसा मिल रहा है ना, इट्स मोनेटरी। बोलिए आई बात समझ में। एक और ले लेते हैं आपने कहा सब रहना हो गया, खाना हो गया, आना जाना हो गया,
कहीं मैं किसी दिन बीमार पड़ गया तो उसका खर्चा कौन देगा? तो मामा जी के ऊपर चढ़ जाएंगे जाके कि साहब सब कुछ आपका ही है, हमें कुछ नहीं पता, आपने बुलाया ही है मेरे को। आपने कहा मैं बीमार हो गया कभी तो क्या होगा? अब वहाँ पे भी दो ऑप्शन है। आपको कहा जाता है कि हम आपको 500 रुपये महीने के देंगे, चाहे आप बीमार हो और चाहे आप बीमार नहीं हो। अब कम लगे ज्यादा लगे सब आपकी टेंशन है, हम आपको 500 रुपये मेडिकल के नाम पे दे देंगे महीने के। बोलो क्या है ये? अलाउंस। क्या है? अलाउंस। और आपको ये कहा जाए कि तुम तो डॉक्टर के पास जाना, इलाज करवाना और उसका बिल लेके आ जाना, जितना बिल बनेगा उतना पैसा हम दे देंगे आपको। ये फर्क हो गया। ध्यान रहे, पैसा आपको नहीं मिल रहा है, पैसा रियम्बर्स हो रहा है, मतलब हॉस्पिटल को चुकाया जा रहा है एक तरीके से। आपने हॉस्पिटल को दिया, वो आपको दे देंगे, तो डायरेक्टली उन्होंने हॉस्पिटल को दे दिया। पर ये अनलिमिटेड है, इसमें 1000 लगे 5000 लगे सारा कंपनी का है, पर इसमें तो 500 ही है ना, बाकी तो आपका है। एक बार मुझे बता दीजिए क्या अलाउंस में और परक्विजिट में डिफरेंस समझ चुके हैं आप? अब किसी के कोई डाउट है तो बोलो, अभी किसी के कोई डाउट है तो बोलो। नहीं है? आज के लिए इतना ही, कल अपन स्टार्ट करेंगे अलाउंसेस के आगे।